हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वेलकम है आपका सबका। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए, सीरीज रेजोनेंस बता चुका था मैं आपको। रेजोनेंस के बारे में दो तरह के रेजोनेंस हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन आएंगे, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस बता दिया मैंने आपको। सीरीज रेजोनेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया और पैरेलल रेजोनेंस की भी इन्फॉर्मेशन, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं इसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर से सीरीज रेजोनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि सीरीज रेजोनेंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से समझ लें आप। इसमें फिर नई इन्फॉर्मेशन इसने पूछा है सीरीज रेजोनेंस। ये चैप्टर एक ऐसा है, मैंने पूरा अच्छे से सर्किट थ्योरी में आपको करवा रखा है, ठीक है जी। सर्किट थ्योरी में इतना डिटेल में मैंने सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में 10-12 पॉइंट मैंने सीरीज रेजोनेंस में बताए और 10-12 पॉइंट पैरेलल रेजोनेंस में बताए। उन पॉइंट से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, उन पॉइंट से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आप ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। तो वो पॉइंट्स पढ़ लें आप। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में बोल रहा है कि आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इंप्रेस्ड वोल्टेज क्या होगा। जब सीरीज रेजोनेंस हो जाएगा तो इंप्रेस्ड वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, ठीक है जी। ओके, मैंने आपको बताया था। देखिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या क्या पॉइंट पॉसिबल है। देखिए ये होता है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये आर, ये एल और ये सी, ये आपका सीरीज रेजोनेंस। ये वी है आपका, ये आर एलिमेंट है, ये एल है और सी, ठीक है जी। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमारा क्या होता है कि अगर हम बात करें, ये वी है, यहाँ पर ड्रॉप होगा वी आर, ये वी एल और ये वी सी, ठीक है। अगर हम देखो सिंपल रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस तो ये होगा ना, इसका टोटल रेजिस्टेंस ये होगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, क्लियर। इसको ब्रैकेट में लिख लो। ये स्टैंडर्ड जब स्टडी स्टेट एसी सर्किट करते हैं ना, तो ये एक्सप्रेशन वहाँ से लिखे जाते हैं कि इंडक्टर लगेगा तो करंट लैग करेगा तो एक्सी कैसे आएगा, जे के साथ आएगा, और कैपेसिटर के साथ जे एक्सी करंट लीड करेगा तो उसके साथ माइनस जे एक्सी आएगा। तो मतलब ये जे है क्या, जे एक तरह से फेज शिफ्ट है। जे का मीनिंग का फेज शिफ्ट 90 डिग्री और मैग्नीट्यूड होता है जे का 1। ये आयोटा ही होता है वही, बस क्योंकि हम आयोटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा आयोटा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में आई को ऑलरेडी रिप्रेजेंट हम करंट से करते हैं, इसलिए हम आई की जगह क्या लिख रहे हैं, जे। क्या लिख रहे हैं, जे। वही एक्सप्रेशन है जिसको हम इस तरह से, ये आयोटा में आप जानते थे -√1 हो, क्लियर है, ये वही वैल्यू होती है। तो डिस्कशन कर सकते हैं सर्किट थ्योरी में, बहुत डिटेल में मैंने बताया था इसके बारे में। अभी क्या कर रहा है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, आरएलसी सर्किट में इंप्रेस्ड वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, रेजोनेंट की केस में। देखिए ये तो पार्ट कैंसिल हो जाना है रेजोनेंस पे। अगर मैं टोटल वोल्टेज वैसे लिखूँ तो वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी, और यहाँ जे करके ऐसे लिख सकता हूँ। रेजोनेंस के केस में ये जो नेट रिएक्टिव वोल्टेज होती है, जीरो होती है नेट। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस सपोज 150 वोल्ट आ रही है, अगर यहाँ पर 150 आ रही तो यहाँ -150 आएगी। ये नेट वोल्टेज कितनी बनेगी यहाँ पर, जीरो। मतलब एक तरह से होगा क्या, एक तरह से क्या होगा, ये सर्किट फॉलो होगा, ये आपका इस तरह से सर्किट चलेगा, ये पार्ट आपका बाईपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे 0 वोल्ट बन रही है ना इसमें, क्या बन रही है, 0 वोल्ट। एक तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, क्योंकि 0 वोल्ट किस में होती है, शॉर्ट सर्किट में होती है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये वोल्टेज ही 0 होगी तो वी वोल्टेज किसके बोला, तो जो वी वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप होगा, वी आर में। तो वी आर इक्वल टू रजिस्टिव ड्रॉप इक्वल टू कैपेसिटिव ड्रॉप इक्वल टू रजिस्टिव ड्रॉप ग्रेटर द रजिस्टिव ड्रॉप इक्वल टू इंडक्टिव ड्रॉप इक्वल टू द रजिस्टिव ड्रॉप। ये जो वैल्यू होगी ये v इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ओनली, अरे ये क्या बचा, देखो v इक्वल टू वी आर, v इक्वल टू वी आर नेट। देखो रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस है। रेजोनेंस जब आ जाएगा, सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब चल रही होगी 1/2π√LC, तो उस टाइम सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, पहला पॉइंट। करंट मैक्सिमम होगा। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि पावर फैक्टर यूनिटी होगा। जो नेट वोल्टेज है वो v किसके इक्वल आएगी, वी आर रजिस्टिव ड्रॉप के, और जो नेट रिएक्टिव वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। तो इससे रिलेटेड और भी पॉइंट है कि क्वालिटी फैक्टर यहाँ क्या होता है वो बाद में देखेंगे, पर अभी इसका क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि ये वैल्यू इक्वल आएगी किसके इक्वल आएगी, रजिस्टिव ड्रॉप के। वी किसके इक्वल आएगा, वी आर के, क्योंकि ये पार्ट क्या हो गया हमारा, कैंसल। क्या हो गया, कैंसल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन है।
एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 12 वोल्ट की वोल्ट सप्लाई दे रखी है। आपको पूछा क्या गया है, स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। स्टडी स्टेट के केस में स्टडी स्टेट का मीनिंग क्या है ये भी देख लेते हैं। 0 वोल्ट होगी, 4 वोल्ट होगी, 6 वोल्ट होगी या 12 वोल्ट होगी, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है जी, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, स्टडी स्टेट पहले तुम आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी स्टेट। ठीक है, देखिए आपके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ट्रांजिएंट। क्या होता है? ट्रांजिएंट। एक पॉइंट होता है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट्स, और एक होता है स्टेडी स्टेट। क्या होती है? ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है? ट्रांजिएंट स्टेट देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांजिएंट वो होती है जब आप सर्किट एलिमेंट में एल और सी यूज करते हैं, सोर्स के साथ उसको इमीडिएटली कनेक्ट कर दें इंडक्टर या कैपेसिटर को, या इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दें। क्योंकि ये ऐसे सर्किट एलिमेंट होते हैं ना तो इमीडिएटली चार्ज होते हैं ना इमीडिएटली डिस्चार्ज होते हैं। जो स्मॉल टाइम के लिए इनमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, इनके अंदर वोल्टेज या करंट की, वो ट्रांजिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? तो ट्रांजिएंट्स किस सर्किट में आएंगे? जिस सर्किट में हमारे एनर्जी सोर्स एलिमेंट हो, प्रेजेंट हो, इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट हो, राइट, तो उस सर्किट में ट्रांजिएंट्स हमारे आएंगे। ठीक है जी, ओके। स्टडी स्टेट क्या होती है? जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट को किसी इंडक्टर या कैपेसिटर को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करके रखो बहुत टाइम तक, या डिस्कनेक्ट करके रखो बहुत टाइम तक, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट ले लेगा और उसको कहेंगे स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब अब आउटपुट चेंज नहीं होगी। जैसे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ है, ये अभी जब तक ट्रांजिएंट में रहेगी जब तक आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम दे रहे हैं, और जैसे ही आपकी एक पर्टिकुलर जॉब आप लग जाए, आपकी मैरिज हो जाए, आप समझ रहे हैं, मैरिज हो जाए, उसके बाद आप एक स्टडी स्टेट अटेन कर लेंगे। ठीक है जी, तो स्टडी स्टेट आपकी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, मैरिज के नाम से बहुत स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, ठीक है, हैप्पी हो जाएंगे कि अच्छा स्टडी स्टेट लेके आनी है, ट्रांजिएंट जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, तो फिर करिए ना, PYQ सारे रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है जी, तो ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट। ठीक है जी, तो अभी आपको ये बताना है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज बनेगा। स्टडी स्टेट का मतलब एक सोर्स को कनेक्ट करके रखना है बहुत टाइम तक। तो देखो होगा क्या इस सर्किट में, मैं इसका लिख लेता हूँ। ट्रांजिएंट का मीनिंग स्मॉल मोमेंट, और स्टडी स्टेट मतलब लास्ट टाइम। स्मॉल मोमेंट के लिए जो चीज़ सर्किट में ऑब्जर्व होगा वो ट्रांजिएंट होगा, और स्टडी स्टेट t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम के लिए, t इक्वल टू बहुत सारे टाइम के लिए आपने सर्किट के साथ, सर्किट एलिमेंट के साथ सोर्स कनेक्ट करके रखा, तो वो हो जाएगा आपकी स्टडी स्टेट। तो देखिए क्या होगा सर्किट में, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये इस तरह का एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये 2 ओम है, और यहाँ पर 1 फैराड है, और ये आपका 12 वोल्ट है। स्टडी स्टेट में देखिए कैपेसिटर जब लगाया गया एक डीसी सोर्स के अक्रॉस, ये कैपेसिटर लगा रखा है, इसने डेफिनेटली चार्ज हो जाना है, और चार्ज होके कैपेसिटर, देखिए चार्ज होके कैपेसिटर, आपको पता है कि एक्सी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है मैग्नीट्यूड में, वो ये होता है 1/ωc। अगर डीसी सोर्स यूज कर रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू 0, तो 1/0 मतलब कैपेसिटर के अंदर जो यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा। क्या बनेगा? इन्फिनिटी। क्या बनेगा? स्टडी स्टेट में आके यहाँ पे क्या बनेगा? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बनने से यहाँ पर देखो क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा, चार्ज होके ओपन हुआ, चार्ज होके ओपन, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया कैपेसिटर? 12 वोल्ट जितना। कितना चार्ज हो गया? अरे भाई यही तो, अरे अगर सर्किट ओपन आ जाए, जो इनपुट वोल्टेज है वही तो आउटपुट में जाएगी। आप ऐसे समझिए, आपको 12 वोल्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको ओपन सर्किट कर लो कि आपको पता, यहाँ पर वोल्टेज निकालनी, कोई बात नहीं, ये निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस आपने वोल्टेज निकालनी, सपोज VC आपको कैलकुलेट करनी है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। अब आपको पता है सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ओपन सर्किट में 0, तो यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो लगाए KVL, -12 यहाँ से स्टार्ट किया ना आपने, यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं है, प्लस VC। किसी लूप के अंदर जितनी भी वोल्टेजेस होती हैं उसका अलजेब्राइक सम 0 होता है। ऐसा किसने कहा? किसने कहा भाई? KVL ने कहा या मैंने कहा? मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा ना कि किसी भी लूप के अंदर, हाँ मैंने ये कहा कि KVL जो कह रहा है कि किसी लूप के अंदर जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। सो VC कितना आ गया? -12, यहाँ ड्रॉप नहीं है, प्लस VC इक्वल टू 0, तो VC की वैल्यू कितनी आ गई? 12 वोल्ट। तो मैंने कहा अभी कि कैपेसिटर स्टडी स्टेट में
ओपन सर्किट हो जाएगा फुली चार्ज, और कितना ओपन सर्किट हो जाएगा, कितना वोल्टेज लेगा अपने क्रॉस, जितना कि इनपुट में गिवन है 12 वोल्ट। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, एग्जाम में तो जितना ये 12 लिखा है, तो अगर 12 लिखा तो 12, 20 लिखा तो 20, वही वैल्यू एग्जैक्टली इमीडिएटली टिक आपने कर देनी है, राइट। ज़्यादा टाइम एसएससी के क्वेश्चन में आपने नहीं लगाना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सीरीज आरएलसी सर्किट यूनिटी पावर फैक्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, बताइए। कर चुका हूं ये क्वेश्चन को मैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल, आपका जो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है, सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है। क्या उस टाइम सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी होता है या 1 होता है? यस, सर्किट रेजिस्टिव होने का मतलब क्या है? पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो ये कह रहा है आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी हर्ट्ज में आपको बताना है 1/2 पाई रूट LC, LC 1/LC और 1/रूट LC। देखो इसका आंसर ना ये है ना ये है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर ये कराएंगे, लेकिन ये उनको करके आना नहीं है। ये कब करना है 1/रूट LC? जब आपको रेडियन पर सेकंड में निकालना हो। किस में निकालना हो? रेडियन पर सेकंड में। जब आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकालनी है तो आंसर क्या लिखना है? 1/2 पाई रूट LC, 1/2 पाई रूट LC। सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका। देखिए आपको क्या है, जब आपको एक्सएल और एक्सी इक्वल रखोगे तभी तो सर्किट रेजिस्टिव होगा, तभी तो सर्किट रेजिस्टिव होगा। देखो R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ये ठीक है, ये आप करोगे। तो ये आप अगर करोगे, ये आप एक्सप्रेशन लिखोगे। अब ये बताओ सर्किट में सर्किट रेजिस्टिव कब होगा? जब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल कैसे होगा? अगर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर होगी, जैसे ये 10 है तो ये 10 हो। अच्छा, इनकी यूनिट क्या होती है? ओम। अगर एक्सएल 10 ओम है तो एक्सी भी 10 ओम होगी। 10 माइनस 10 0, 0 इंटू जे कैंसिल, जे इंटू 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। सो जेड किसके इक्वल आ गया? आर के इक्वल आ गया। और जेड जब आर है तो फिर सर्किट रेजिस्टिव है और पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है, सर्किट रेजोनेंस में। तो हम यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई? दोनों को इक्वल रख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इसको मैग्नीट्यूड में ओमेगा लिख लो, इसको 1/ओमेगा सी लिख लो। मैंने बताया भी था आई थिंक किसी क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/रूट LC। अभी रूट नहीं लिखना क्योंकि इधर स्क्वायर लिखा हुआ है LC। तो अगर इस स्क्वायर में कैंसिल कर दूं तो ये बनेगा प्लस माइनस 1/रूट LC। माइनस लिखते नहीं है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो 1/रूट LC बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा? जब ओमेगा है तो फिर रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना भाई, रेडियन पर सेकंड है। लेकिन आप ये समझिए, आपको ओमेगा में अगर गिवन होता, यहाँ लिखा होता ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड, तो आंसर लिखते हैं आप 1/रूट LC। ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सोच समझ के पॉइंट किए गए हैं, ऐसे नहीं कोई एक आंसर लिख दिया उसके आसपास कुछ भी हो उन्होंने। इन 4 ऑप्शन में एक आंसर तो ठीक है, और जो 3 ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सोच समझ के रखे गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सोचना है कि 1/रूट LC कब लिखना है और 1/2/रूट LC कब लिखना है, ठीक है। तो ये तो आ गया। अगर यहाँ रेडियन पर सेकंड लिखा होता तो यहाँ 1/रूट LC आप लिख देते। और अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा हुआ है हर्ट्ज में, तो क्या करो आप, इसका ओमेगा आर का, इसको 2πfr लिख लो और 1/रूट LC। अब कर लोगे, 2π को आप नीचे ले जाओ तो fr कितना आ जाएगा? 1/2π√LC। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। तो ये अवेलेबल ऑप्शन है ही आपका 1/2π√LC, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये आपने बताना है कि फॉर्म फैक्टर, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनते हैं। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आप समझ रहे हैं, पावर फैक्टर, डिफरेंट एसी के केस में ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट में। यहाँ से जस्ट सिंपल पूछा हुआ है, ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर बेसिकली शेप ऑफ द वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म है उसकी शेप जस्टिफाइड करने के लिए हम ये स्टडी करते हैं, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जस्ट सिंपल फॉर्मूला पूछा हुआ है कि फॉर्म फैक्टर को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एवरेज वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, RMS का स्क्वायर अपॉन एवरेज, RMS अपॉन एवरेज, ठीक है, और फॉर्म फैक्टर RMS इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ रेंज, ठीक है जी। SSC JEE 2012 ये क्वेश्चन है। करें आप इसको ट्राई करके देखें कि निकल रहा है क्या आपसे फॉर्म फैक्टर वाला क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, फॉर्म फैक्टर वाले को। सिंपल फॉर्मूला ही तो है, अगर आपने सर्किट थ्योरी पढ़ा हुआ है, थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर्म फैक्टर अल्टरनेटिंग वेव, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी के केस में निकाला आपने, एसी के केस में, ठीक है। फॉर्म फैक्टर क्या होगा? फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट
फॉर्म फैक्टर, एफ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर एफ, ये होता है आपका। देखिए मैंने आपको बताया था, आपको एसी के केस में आप आरएमएस वैल्यू निकालते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म बताती है, उसके बाद आप उसका एवरेज वैल्यू बताते हैं जो हाउ मच चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। दो सिचुएशन है, किसी सर्किट एलिमेंट, देखो ये सर्किट एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट, इसको आप कितना हीट कर रहे हैं, कितना पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसको टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ये हीट होगा, हीट डिसिपेशन आरएमएस वैल्यू, और कितने टाइम, जैसे इन्वर्टर है उसको आप किसी उसमें चार्ज कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो कितना आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें निकालेंगे यहाँ पर, दो सिचुएशन बनेगी, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो जो आपने आरएमएस वैल्यू निकाली है, जो सपोज वोल्टेज का वेवफॉर्म लेते हैं, तो आरएमएस वैल्यू को जब आप सीधा डिवाइड कर देंगे एवरेज वैल्यू से, जो वो फैक्टर आएगा ना, वो आपका फॉर्म फैक्टर होगा, वो क्या होगा आपका फॉर्म फैक्टर, ठीक है, वो क्या होगा आपका फॉर्म फैक्टर एफ, क्या होगा फॉर्म फैक्टर, ठीक है जी। तो देखो कोई ऑप्शन है इसमें, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इज द फॉर्म फैक्टर, ठीक है जी। तो आप याद कर लेना, एक टेबल लिखवाई थी मैंने सर्किट थ्योरी में, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एसी के केस में ये क्या होते हैं इनकी, एसी केस में जैसे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एसी केस में आरएमएस वैल्यू, अगर आपका ये वेवफॉर्म है, एसी साइनसोइडल वेव की मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्राई कर लेना इसका फॉर्म फैक्टर, इसका आपका आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm/√2, क्या बनेगा यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी Vm/√2, और यहाँ इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है 2Vm/π। देखो ये तो इसका आरएमएस वैल्यू आ गया, और ये इसका आरएमएस एवरेज वैल्यू होगा 2Vm/π, तो वो यहाँ लिख लेंगे 2Vm/π। तो उसको सॉल्व करके जो फैक्टर की वैल्यू आएगी ना, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, वो टेबल में मैंने आपको दे रखी है। तो ठीक है, यहाँ इसका आंसर फॉर्म फैक्टर का आरएमएस अपॉन एवरेज है, वो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो वेवफॉर्म गिवन है, उन वेवफॉर्म्स के अंदर आपको फेज शिफ्ट बताना है, क्या बताना है फेज शिफ्ट। ऐसे क्वेश्चन कहीं कर चुके हैं हम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे एग्जाम में, ये रुकेंगे नहीं, और जब तक ये रुकेंगे नहीं, आप भी रुकेंगे नहीं, आप भी करते रहेंगे प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल मटेरियल मिल रहा है, और उतनी आपकी फिर ऐसा ही होगा, जब आप एक तरह के क्वेश्चन को 10-20 टाइम कर चुके होंगे, तो फिर एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, क्वेश्चन देखोगे आप 30-20 आ रहा तो 50 इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। मैंने तो वैसे ही बता दिया, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है जी। चलिए, आपको एक वोल्टेज वेवफॉर्म गिवन है और एक करंट का वेवफॉर्म गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक दो चीज़ें और भी पूछूंगा। इस क्वेश्चन का अगर आपको इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू नहीं, इस क्वेश्चन का अगर पावर आपसे पावर रीड बाय द वाट मीटर आपसे निकलवाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वो भी डिस्कशन हो सकती है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पहले फेज डिफरेंस निकालते हैं। फेज डिफरेंस निकालने का एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। फेज डिफरेंस पहले भी बताया था मैंने, फेज डिफरेंस आज एक नए तरीके से बताता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे फेज डिफरेंस आप निकालते हैं। देखिए सबसे पहले वोल्टेज का वेवफॉर्म है, वोल्टेज कितनी है 311 साइन 100 पाई टी प्लस 30, और करंट का वेवफॉर्म है 70 साइन 100 पाई टी माइनस 20। सिंपल है, देखो ऐसे करो, इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले ना वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लॉट कर ले, ये आप ऐसा करो, वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लॉट कर ले, किसका, वोल्टेज का। समझ में आ रहा है, वोल्टेज का वेवफॉर्म जो भी वोल्टेज की वैल्यू वो कहाँ से शुरू हो रहा है, +30 से, ठीक से। अब आप हमेशा याद रखें, अगर यहाँ +30 है तो उसको -30 से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें, -30, ये आपका 0 है, तो यहाँ से आपकी -30 से आपकी एक वेवफॉर्म स्टार्ट हो जाएगी एसी की, और वो वेवफॉर्म किसकी है, वोल्टेज की। किसकी है, वोल्टेज की। रेड पेन से मैंने शो किया है वोल्टेज की वेवफॉर्म -30 से। अब करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे -20 से। मैंने कहा -20 है तो आप इसको +20 से शुरू करें, साइन चेंज करके करें। +20 तो 0 के बाद आएगा, +20 कहीं यहाँ पर आएगा, तो +20 के लिए आप क्या करें, ये आपने ड्रॉ कर दी करंट की वेवफॉर्म, ये आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म थी। अब आप ये देखिए वोल्टेज स्टार्ट हुआ यहाँ से और करंट स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ये जो नेट डिफरेंस है ये देखो कितना बन रहा है, 30 ये और 20 ये, कितना आ रहा है 30 और 20 50, तो कितना है 50। क्या इसका आंसर 20 है, 50 है, 10 है, 30, इसका आंसर 50 आएगा। क्या आएगा 50, क्या आएगा इसका आंसर 50 डिग्री। कितना आएगा 50 डिग्री, ठीक है। एक और भी तरीका है इसका करने का, रेफरेंस एक्सिस ले लो, बताया था आपको मैंने, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव। ओके, ये +30 दे रखा है, इस केस में इसको +30 ही लेना है,
तो +30 कैसे किधर जाएगा, इस साइड जाए एंटी क्लॉकवाइज, ये +30 हो गया। ओके, ये किसका वेव फॉर्म हो गया, वोल्टेज का। अब करंट का देखिए भाई, करंट कहाँ है, -20, तो -20 मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज आ जाइए। ये करंट के लिए कितना है, -20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 30 ये हो गया, 20 ये हो गया, 30 और 20 50, तो आंसर कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, RMS वैल्यू क्या कैसे निकालो, सॉरी इसके पावर फैक्टर इसको कैसे निकालोगे, मैं पावर फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ, इसकी पावर इंडिकेटेड बाय द वाट मीटर कैसे निकालोगे, पावर इंडिकेटेड बाय द वाट मीटर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, पावर इंडिकेटेड बाय द वाट मीटर कैसे निकलेगी, देखिए उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P = VI, ये RMS वैल्यू है cos phi, VI cos phi। करें इसको एक बार, VI cos phi। सो इसका VRMS और IRMS, VRMS IRMS और cos phi। सो ये बना 311। अच्छा, एग्जाम में जहां पर कैलकुलेटर अलाउड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटर की जरूरत इसमें पड़ सकती है। IRMS बनेगा 17/√2 और एंगल हम निकाल ही चुके हैं cos 50। इसको सॉल्व कर लें, ये आपकी एक्टिव पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी एक्टिव पावर। और रिएक्टिव निकालनी है तो बस यहाँ sin 50 कर दें, क्या कर दें साइन, कॉस की जगह साइन की जगह sin 50 कर दें, आपका रिएक्टिव पावर आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद RL सीरीज सर्किट दे रखा है, उसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो करें इस क्वेश्चन को स्टार्ट। आपको एक RL सीरीज सर्किट गिवन है जिसमें RL की वैल्यू पता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। वो कितना है, 26.64 है, 20 है, 37.6 है, 20.056। बहुत अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखे हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बहुत क्लोज आंसर दे रखे हैं, 20.056, इनमें तो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको बताना क्या है कि इनमें आंसर्स, इसका आंसर्स क्या पॉसिबल है। ठीक है, RL सीरीज सर्किट के अंदर आपको डाटा गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके सिंपल है क्वेश्चन, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको पता होना चाहिए जेड जो होता है, जेड जो होता है वो क्या होता है, R+J XL-। ये कितना, ये स्टडी स्टेट AC सर्किट में मैंने बताया था कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। देखिए इसके राउंड बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाते हैं, ये कंसेप्ट पता चल गया, इसका ओरिजिन क्या है, जरा सीरीज रेजोनेंस पूरा इसी से बन जाएगा। ये पता है तो पैरेलल रेजोनेंस का फॉर्मूला भी बन जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा, y = G+J BC - BL, बस वहाँ से भी पैरेलल रेजोनेंस निकल आएगा। B क्या है, ससेप्टेंस है, क्या पे है, ससेप्टेंस। ठीक है, चलो वो अलग बात है, सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस निकालना है, जहाँ पर मुझे R की वैल्यू गिवन है 20 ओम, L आपको गिवन है 0.056 हेनरी, यस, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज, ये तो डोमेस्टिक की होती भी है। आपको जेड का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, जेड का मैग्नीट्यूड, जेड इंपीडेंस। अच्छा, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड, इंपीडेंस मेजर किस में होती है, ओम्स में, किसमें, ओम्स में। जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये रियल नंबर है और ये इसके साथ इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो सॉल्यूशन होते हैं। क्या सॉल्यूशन होते हैं, दो सॉल्यूशन, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका एंगल, ठीक है। तो इसने जस्ट ओनली क्या पूछा हुआ, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ, और इसने जेड का एंगल हमें नहीं पूछा है कि जेड का मैग्नीट्यूड का एंगल, इंपीडेंस का जो आएगा उसका एंगल क्या होगा। ठीक है, वो इसने हमसे नहीं पूछा, कोई बात नहीं। हमें आर पता है, एल पता है, अगर सी वाला कंपोनेंट है ही नहीं तो उसको छोड़ दो। तो जेड किसके इक्वल आया, R+J/XL, बस ये चाहिए। अब जेड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, जेड का मैग्नीट्यूड देखो, जेड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है R² + XL का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट कर दो। और अगर जेड का एंगल निकालना होता तो क्या करते हैं, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ठीक है, XL/R। बस अब करना क्या है आपको, यहां पर इस क्वेश्चन में आप करें क्या, जेड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप R का स्क्वायर, R कितना गिवन है आपको 20 का स्क्वायर प्लस XL क्या होता है भाई, ठीक है,
एक सेकेंड रुको, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ ना मैं इसका। तो यहाँ पर इसको एक्सेल को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। एक्सेल होता क्या है, ठीक है, इसको एक्सेल को आप ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा एक्सेल को क्या लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में, ओमेगा एल। तो यहाँ और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ एल। क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ और एल, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ और एल का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब देखो क्या क्या गिवन है। आर आपको पता है 20, आर पता है, ठीक है, आर 20 आ जाएगा। 2 पता है, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और एल कितना दे रखा है 0.056। उसका स्क्वायर कर दें और ऊपर अंडर रूट कर दें, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आ जाएगा और वो वैल्यू आएगी 26.64 ओम अप्रोक्सीमेट इसका आंसर ये है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हो रहा है, एवरेज वैल्यू बतानी है आपको साइनसोइडल वेव की, जिसमें आपका पीक वैल्यू IM है। मतलब पीक वैल्यू IM है, मतलब ये वेवफॉर्म है, एक करंट का वेवफॉर्म आपको दे रखा है IM साइन ऑफ ओमेगा t, ये वैल्यू दे रखी है। इसका आई एवरेज बताना है। क्या बताना है, आई एवरेज। वैसे आपको बता दूं मैं एवरेज वैल्यू, ये वेवफॉर्म है कैसा, इस तरह का वेवफॉर्म है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। इसका आप एवरेज वैल्यू कैसे, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है IM, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये वाला पॉइंट कितना है -IM। आपको पता होना चाहिए जब आप इस तरह के वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ तक ये कितनी है 2 पाई, ये कितना है पाई। तो आपने करना क्या है, जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे आपने इसका ओनली हाफ साइकिल लेना है। कैसा साइकिल, कंप्लीट साइकिल मत ले लेना। कंप्लीट साइकिल लोगे तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू ये उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, 0 आएगा फिर तो हाफ साइकिल लेना है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/t टाइम पीरियड, 0 से जो भी टाइम पीरियड दे रखा है और जो भी सिग्नल दे रखा है उसका इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अगर नजर नहीं आ रहा है मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, 1/t 0 से t और जो भी सिग्नल दे रखा है उसका एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। हाफ, जब भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होंगे, हमेशा आप कितना साइकिल लोगे, हाफ साइकिल। तो यहां पर क्या बनेगा, ये 1/पाई, हाफ साइकिल तो पाई तक है ना, 0 से पाई v IM साइन ओमेगा t, IM साइन ओमेगा t d ओमेगा t। सॉल्व कर लेना भाई, ये आएगा 2IM/पाई। क्या आएगा, 2IM/पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर द पीक वैल्यू IM साइन ओमेगा t एक्सप्रेशन ऑफ करंट, ठीक है जी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको रेगुलर ये बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें भाई, कॉपी पेन पे नोट जो मैं बताता रहता हूँ, जिस तरह की नोट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ठीक है जी। तो वो नोट लिखते रहें, ठीक है। और जो भी आपको किसी तरह का डाउट आए, किसी तरह के आपको और भी क्वेश्चन अगर करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करते रहें, ठीक है। करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।